साहिल पे खड़े हो तुम्हें क्या गम, चले जाना। साहिल पे खड़े हो तुम्हें क्या गम, चले जाना। मैं डूब रहा हूँ अभी, डूबा तो नहीं हूँ। कभी कभी तो डिस्टर्ब करता है थोड़ा सा, नॉट ओनली इन सिटी में, पूरे स्टेट में काफी अच्छा चल रहा था। लाइक काफी लोग बुलाते थे शोज वगैरह में, और काफी अच्छा नाम बना हुआ था कुल मिला के। बट वो अब कहीं ना कहीं थोड़ा सा छुप गया। अब यह है कि लोकल में भी जैसे कुछ कार्यक्रम होते हैं तो लोग बुलाना पसंद नहीं करते हैं। तो एक बार फिर से स्वागत है हमारे शो में, जिसका नाम है ऑलमोस्ट सक्सेसफुल। और आज हमारे साथ हैं आयुष कोटवाल, जो उत्तराखंड के रामनगर शहर में रहते हैं, जिन्होंने अपने करियर की शुरुआत कह लो म्यूजिक में शुरुआत की थी। और वो बचपन से ही म्यूजिक के प्रति बहुत ज्यादा उनको लगाव था। इस कारण वे द वॉइस ऑफ इंडिया किड्स, सारेगामापा और इंडियन आइडल जैसे दूसरे और रियलिटी शोज का हिस्सा रहे हैं। और वहां पर उन्होंने अपनी बहुत ही कह लीजिए कि बहुत अच्छी छाप छोड़ी है। और आज वो रामनगर में अपनी इसी प्रतिभा को और भी ज्यादा निखार रहे हैं। तो आज हम उन्हीं को लेकर आपके सामने रूबरू हुए हैं, और आज बात करेंगे हम आयुष कोटवाल से, जानेंगे कि उनकी अब तक की जर्नी कैसी रही, क्या रही। तो चलिए। हेलो आयुष। हाय सर, कैसे हो? और गुड सर, आप बताएं। मैं भी एकदम बढ़िया। और सबसे पहले मैं थैंक्स कहना चाहूंगा कि भाई मैं रामनगर आया, बहुत एकदम लास्ट मोमेंट पे कॉल किया है और आप लोगों को बुलाया है। और अभी हम जिस लोकेशन पे शूट कर रहे हैं, यहाँ पे आपको थोड़ी सी डिस्टरबेंस होगी जी। बाहर गाने चल रहे हैं, मस्त एकदम उत्तराखंड का फील आ रहा है। तो आप बताइए कि आपकी जर्नी कैसे शुरू हुई, कैसे बचपन से म्यूजिक को लेकर इतना आपके अंदर वो आया? एक्चुअली हमारा लाइक घर से ही हम लोग काफी म्यूजिक वाले रहे हैं। हमारे पापा स्टार्टिंग से ही रामलीला वगैरह करते थे। अच्छा। और काफी म्यूजिकल माहौल था हमारे घर में। हमने पापा ने खुद भी एकेडमीज वगैरह खोली थी। हाँ। तो कहीं ना कहीं उन्होंने एक लाइक चिंगारी को आग दी, आग को चिंगारी दी। तो उसी तरीके से स्टार्टिंग में उन्होंने इंस्ट्रूमेंट्स में हाथ रखना सिखाया। अच्छा। हारमोनियम में और बाकी तबले में। तो धीरे धीरे करके फिर गाने की तरफ भी आए। तो 6 साल की एज में उन्होंने हमारा पहला स्टेज परफॉर्मेंस हमारी लोकल की रामलीला है, अच्छा, तो वहाँ करवा दिया था। लोकल के सभी लोग इस वजह से भी जानते हैं कि बहुत छोटी उम्र से गाना शुरू करा है। तो 5-6 साल की उम्र से ही पहला स्टेज अपीयरेंस हो गया था। फिर धीरे धीरे करते करते काफी सारे लोकल शोज दिए, लाइक स्टेट में जितने भी शोज रहते हैं लोकल लेवल पे। एंड देन उसके बाद 2016 के अराउंड मैंने अपना फर्स्ट रियलिटी शो दिया था। ओके। वॉइस इंडिया किड्स। एंड वो भी एक कोइंसिडेंस था, बिकॉज मैं देने कुछ और शो गया था। एंड देन सडन मोमेंट हमको पता लगा कि लाइक उधर वॉइस इंडिया किड्स के भी ऑडिशंस हैं। अच्छा, तो किसका वैसे देने के लिए, किसके लिए गए थे? देने के लिए मैं तो अब नाम भी भूल गया उस शो का, लाइक लोकल ही था उसका। अच्छा। हमने लाइक ऑडिशन नैनीताल में दिया था। एंड देन उसके सेमीफाइनल्स और फाइनल दिल्ली में होने थे। ओके। जी, दिल्ली में रोहिणी में उनके ऑडिशंस थे। सो वहीं से मेरे को घर वालों के कॉल आया। उन्होंने टीवी में एडवर्टाइजमेंट देखे कि वॉइस इंडिया किड्स के ऑडिशन हो रहे हैं। तो उन्होंने कहा ट्राई करने में कुछ नहीं जा रहा है। हाँ। सो देन उसी के लाइक हमने वहाँ का निकाला, अपना फाइनल दिया। एंड देन नेक्स्ट मॉर्निंग में 4 बजे लग गया था लाइन पे। अच्छा। हाँ, वॉइस इंडिया किड्स की, मेरे पापा साथ में थे। देन वो ऑडिशन निकाला, वहाँ 5-6 राउंड क्लियर करे। देन उन लोगों ने मुंबई बुलाया। फिर काफी टाइम तक ग्रूमिंग क्लासेस चली और काफी सेशन चले। देन हमने ऑडिशन वगैरह दिए। ओके। हाँ, एंड देन फिर सिलसिला फिर उसी तरीके से आगे बढ़ता गया। फिर सारेगामापा आया, वो भी दिया। उसमें भी इवन आई एम इन टॉप 30 कंटेस्टेंट। ओके। जी, तो उसमें भी काफी अच्छा एक्सपोजर मिला। बट दे डिडंट टेलीकास्ट इट। वॉइस इंडिया किड्स के बोथ सीजन्स मैंने करे एंड दोनों में मैं एयर हुआ था। अच्छा। बाकी सारेगामापा तो उन्होंने क्यों नहीं किया? इसका उन्होंने ऐसा कुछ सटीक हमको रिप्लाई करा नहीं।
और टीवी पे भी लाइक एक छोटा सा क्लिप उसका शो हुआ था। अच्छा। एंड वो मेरे लिए काइंड ऑफ एक लोकल में एक बेइज्जती भी हो गई थी थोड़ी सी, बिकॉज लोकल में बहुत हाइप बन गया था हाँ, कि सारेगामापा में रामनगर शहर का रामनगर लड़का का है। लड़का बिल्कुल बिल्कुल ना। बिल्कुल। तो एकदम अच्छा बढ़िया धुआं हो गया था पूरे शहर में। तो बट वहीं उन्होंने लाइक एक छोटा सा क्लिपिंग दिखाई मेडल पहनाते हुए, एंड देन उसके आगे का राउंड का तो एक क्लिप भी नहीं शो करा। ओके। जी, सो वो कहीं ना कहीं था। देन उसके बाद वॉइस इंडिया किड्स का सेकंड सीजन रहा था, उसके लाइक अपना स्टूडियो राउंड भी और बैटल ऑडिशंस भी दोनों टेलीकास्ट हुए, और इवन यूट्यूब में भी आया, तो उससे काफी एक अच्छा रिकग्निशन मिला लोकल एरिया में। तो जैसे होता है ना कि एक छोटा बच्चा तो खेलने कूदने और उसी में रहता है कि भाई जी। घर वाले क्या कह रहे हैं वो सुनता भी नहीं है, भाग जाता है बाहर। हम लोगों का तो ऐसे ही रहा, ये म्यूजिक हो गया, डांस हो गया, इन चीजों पे कभी हमारा गया नहीं फोकस। तो तुमको जब बैठाया गया कि रियाज करो या कुछ भी ऐसा जैसे घर में बताया तुमने, तो उस टाइम पे लगा नहीं कि यार क्या होता है रियाज, क्या होता है मतलब म्यूजिक, और हम क्यों करें यार, खेलने की उम्र है इन चीजों में अभी से, मतलब तो वो था नहीं कुछ ऐसा? घर पे मैंने जैसे बताया पापा म्यूजिक करते ही थे। पापा का थोड़ा ये था कि स्पिरिचुअली थोड़ा ज्यादा था, पापा रामायण भागवत वगैरह Okay. ये सब ज्यादा करते थे, सुंदरकांड हो गया। हम्म। वेयर एज उनसे छोटे वाले चाचू वो ओल्ड सॉन्ग्स में ज्यादा है। अच्छा। वो मोहम्मद रफी साहब को और किशोरदा को बहुत अच्छा गाते हैं। हम्म। तो फिर उनका भी सुनते ही थे हम बचपन से, सारे पुराने गाने वहां से याद हो गए। और फिर वहीं छोटे वाले चाचा हैं वो वेस्टर्न में हैं, वो गिटार प्ले करते हैं, तो उनके उससे थोड़ा वेस्टर्न की तरफ भी आ गए। सो बॉलीवुड में भी अच्छे खासे सॉन्ग्स उस तरीके से आ गए। तो मतलब यह धीरे धीरे इंटरेस्ट अपने आप बिल्ड हो गया उसके लिए। ओके। जी, और फिर उसी तरीके से रियाज के लिए फिर चाचा जी ने भी बताया कि किस तरीके से करना है, पापा ने भी थोड़ा बहुत गाइड किया, बाकी धीरे धीरे करते करते अभी फिलहाल अच्छे अच्छे एक उस पे हैं हम लोग। तो इसके साथ साथ पढ़ाई कैसे मैनेज करी, मतलब क्योंकि रियाज और इन सब चीजों के लिए बहुत टाइम चाहिए होता है, बहुत टाइम जी। टेकिंग होता है, एंड कंटिन्यूअसली आपको बैठना पड़ता है, सुबह उठो जल्दी है ना और बिल्कुल। रिहर्स करो, उस दिन शाम को बैठो रिहर्स करो, राग और ये सब चीजें, ये सब किया? हाँ जी, नहीं ये सब मैनेज हो गया था पढ़ाई में। लाइक उतना ज्यादा अच्छा भी नहीं बोलूंगा, उतना बुरा भी नहीं, आई एम एवरेज स्टूडेंट, मतलब अच्छी हमारी अच्छी तरह। लाइन में आते थे। हाँ जी, मतलब इतना था कि 60-70 के उसमें रहते थे बहुत हम। है। हाँ, तो ऐसा नहीं था कि एकदम डिस्ट्रैक्टिंग होता था, हम तो वन नाइट फाइट लड़ते थे वैसे भी एग्जाम्स में। हाँ। तो इजीली क्लियर हो जाता था। बाकी रियाज वगैरह मॉर्निंग का करते थे, वो थोड़ा सा ये था कि थोड़ा लगता था कभी कभी आलस आ रहा है, हाँ। या कभी उठ रहे हैं। कभी कितनी बार मम्मी उठाती थी, नींद पे हम लोग कर रहे होते थे, तो बस ऐसे आंख बंद कर रहे हैं, सा लगा रहे हैं और बिल्कुल नींद में चल रहे हैं, नींद में सा लग रहे हैं। तो ये चीज भी देखी है। बाकी फिर ये है कि कंसिस्टेंट रहने में फिर आदत बन जाती है। और इसमें तो ये भी रहता है ना कि खाने पीने का बहुत रिस्ट्रिक्शन रहता है, और बचपन में तो फिर हर चीज खानी है, जी जी। उसको कैसे मैनेज करा? इसके लिए सबके अलग अलग थॉट्स हैं मेरे, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं, मुझे भी कितने लोग बोलते हैं कि नहीं खट्टा नहीं खाना है, दही नहीं खानी है, ठंडा आइसक्रीम नहीं खानी है, हाँ। ठंडा पानी नहीं पीना है। तो मेरा ये थॉट प्रोसेस है कि गले को फ्लेक्सिबल रखना चाहिए। कि लाइक अब गर्मी का सीजन आ रहा है, पानी नॉर्मल गर्म है, तो थोड़ा ठंडा पी लिया, एकदम ये भी नहीं कि एकदम चिल पी रहे हैं। सो मैं इस चीज को थोड़ा अवॉइड ही करता हूँ। मैं दबा के मैं खट्टा भी खाता हूँ, मैं दही भी खाता हूँ, और ठंडा पानी भी पीता हूँ, उसमें मैं उतना वो नहीं करता परहेज। बट ये है कि कहीं ना कहीं पुराने लोग कह गए हैं कि करना चाहिए, बट मैंने अपने गले को उस तरीके से ढाला नहीं है। ओके, चलो ये भी अच्छा है कि मतलब वो तो है कि आपकी प्रैक्टिस के ऊपर भी डिपेंड करता है, और किस तरह की आपने अपने आप को क्या बोलते हैं ट्रेनिंग दी है, वो भी कहीं ना कहीं काम करती है। जी जी जी। तो सबके लिए ये है कि यही कहना चाहूंगा कि भाई सीखो, रिजिड नहीं होना चाहिए, लेकिन यह है कि साथ साथ में अपनी जो ख्वाहिशें हैं, जो मन करता है वो भी करो, लेकिन साथ में इस चीज का भी ध्यान रखो कि लिमिट क्रॉस ना हो, उतना रख सकते हैं, है ना? बिल्कुल बिल्कुल। ओके, तो तब से लेकर अब तक की कैसी क्या जर्नी रही है, मतलब वो जो छोटा सा बच्चा उस समय में बहुत उसको पॉपुलैरिटी मिल गई, एक जी। कहने के हिसाब से, रामनगर के हिसाब से अगर हम बात करें, क्योंकि देखो छोटे शहरों में जितनी जल्दी आग फैलती है ना, बड़े शहरों में नहीं होता। बिल्कुल तो रामनगर शहर आज के टाइम में एक हब है, तो उस हब में जब इतना नाम हो जाता है, तो दोस्त जो होते हैं उनको उस टाइम पे शायद उतनी समझ नहीं होती कि ये क्या कर गया भाई, मतलब जो इसकी इतनी नाम हो रहा है हमने क्यों नहीं करा, है ना जी। ऐसा। तो ऐसी क्या चीजें देखने को मिली, क्या लोगों का, दोस्तों का क्या रिएक्शन होता था? लाइक जब पहला ऑडिशन देखे मैं स्कूल में पहुंचा था, तब तो एकदम जैसा आपने बताया छोटे शहरों में हल्ला एकदम होता है। तो हाँ।
भयंकर वाला हल्ला था, लेकिन 5 दिन बाद वो सब गायब हो गए, एकदम नॉर्मल हो गए दोस्त लोगों में। बच्चे लोग नहीं करते हैं उतना। हाँ। बट वेयर इज बाहर ये था कि काफी बड़े बड़े लोग जो मतलब नहीं जानते थे, लाइक अपने सिटी के ही मतलब लोकल के, तो उनमें भी रिकॉग्निशन मिलने लगी। और थोड़ा बहुत ये था कि बुलाते थे लोग, कुछ भी कार्यक्रम हो रहा है, कुछ महोत्सव हो रहे हैं, या हाँ। कहीं कहीं भी कुछ गाने का कुछ भी रिलेटेड हो रहा है, तो लोग इनवाइट करते थे। तो मतलब उससे एक पहचान मिली काफी हद तक। तो उससे स्कूल में कितना फायदा हुआ कि टीचर बोले कि भाई आ जाओ, एक प्रोग्राम है, जैसे कॉलेज में छोटे छोटे प्रोग्राम्स होते हैं, आओ गाना गा दो। तुमने बोला कि नहीं गुरुजी आज नहीं गा सकता, अरे गाओ, तुमको नंबर अटेंडेंस ऐसा चीजें कुछ? नहीं इस तरीके का तो नहीं था, लेकिन ये था कि ना मेरे टीचर्स जताते थे और ना मुझे बोलने की जरूरत पड़ती थी। लेकिन प्रिय तो हो गए होगे कहीं ना कहीं। हाँ, टीचर्स नहीं, मैं अभी तक मेरा स्कूलिंग लाइफ में मैं एकदम टीचर्स का फेवरेट रहा हूँ। हाँ। लाइक 12th तक भी कि मतलब मेरे जाने पे टीचर्स दुखी थे वाला सीन अच्छा, था पूरा। हाँ। तो 8th तक तो ऐसा सीन था कि 8th में, क्योंकि मैंने जिस टाइम पे ऑडिशंस दिए थे, फर्स्ट ऑडिशन जब मैंने दिया था आई वाज इन 6th और 7th आई थिंक। तो उस टाइम पे छोटे ही थे, तो डर तब भी लगता था। नहीं तो कई बच्चे होते हैं एडवांटेज ले जाते हैं। हाँ। कि मैं तो शो में गया था, मैं यहाँ गया था, काम नहीं करा। लेकिन नहीं, हम लोग सुबह सुबह 4 बजे उठ के लगे हैं अपना होमवर्क निपटाने में। तो कहीं ना कहीं टीचर को ये चीज भी पसंद आती थी कि बच्चा डेडिकेटेड है, कर लेता है काम टाइम से। तो स्कूल लाइफ में काफी अच्छा रहा था। और इवन जब भी फंक्शंस वगैरह होते थे, तब तो जैसे 10 दिन पहले से प्रैक्टिस चालू हो जाती है। हाँ। तो हमारे लिए 15 दिन पहले से हो जाती थी। ओके। तो मतलब कोई रोक टोक नहीं थी टीचर्स में भी। और काफी लोगों को बाहर नहीं जाने देते टीचर्स, हम लोग इजी जाते थे। वो मतलब एडवांटेज मिला। एडवांटेज बहुत मिला। हाँ। तो अब जैसे मैं ये चीज जानना चाहता हूँ ना कि जैसे हमने वो जो बचपन था, वो तो चलो हमने एक मस्त उसमें, क्योंकि हम लोगों को जो चीजें चाहिए थी, जो चीज के लिए हम लोग मेहनत कर रहे थे, वो मिल रहा था जी। उसके बाद से लेकर अभी तक की क्या जर्नी रही है? क्योंकि अभी वो आयुष कोटवाल कहीं दिख नहीं रहा है, समझ रहे हो उस चीज से? तो वो क्या है, वो क्यों ऐसा है, क्या उसके पीछे का कारण है? इसके पीछे के बहुत से कारण है। अभी सबसे जो मैं मेन कारण बोलूंगा वो होता है कि प्यूबर्टी में जैसे आवाज वगैरह चेंज होती है। तो मेरा जो पहले का वोकल टोन था वो बहुत शार्पर था, थोड़ा सा बच्चों वाला जैसा होता है, एकदम लड़कियों वाला टाइप का। सो उस टोन को लोगों की आदत लग गई थी। ओके। हाँ, तो लोग मतलब सुनना उसी टोन में पसंद कर रहे थे। और सडनली एक ड्रास्टिक चेंज हुआ कि आवाज एकदम चेंज हुई, तो गले का फटना और सुर ना लगना, मतलब आवाज कांपती थी, क्योंकि प्यूबर्टी एज थी, तो बेस आ रहा था गले में। राइट। जैसे अभी लाइक मैं आप लोगों की तरह ही बोल रहा हूँ, एकदम मैच्योर वॉइस है। बट उस टाइम पे कहीं ना कहीं वो एकदम डिस्ट्रैक्टिंग था। तो करीबन 1-2 साल तक तो मतलब गाना भी दुशाल हो रखा था, और इस चीज के लिए गाइडेंस भी नहीं मिल पाई कि इस सिचुएशन को कैसे डील करते हैं। बिकॉज जैसे मैंने बताया, पापा स्पिरिचुअली वाले थे, वो भी म्यूजिक में मतलब सिखाते हैं। बट वो भी यही कह रहे थे कि लाइक ये होता है, हर किसी के एज में होता है, धीरे धीरे करके सब सही हो जाता है। बट वही वो, लेकिन ऐसा नहीं था कि 1-2 दिन की बात होती, पूरा 1-2 साल की बात थी। राइट। बिल्कुल वो, लेकिन ये था कि वॉइस एक जगह पे सेट होने के लिए कम से कम 4 साल लग गए मुझे। 4 साल लग गए। अभी भी इवन मैं बोलता हूँ कि अभी भी थोड़ी कसर बाकी है। लाइक आवाज बन गई है, अब इसका एक टेक्सचर निकलना बाकी है थोड़ा सा। तो इस वजह से भी मैं लाइव शोज में जाता था, तो उतना अच्छे से मतलब खुद को नहीं लगता था कि लाइक परफॉर्म कर रहा हूँ, या फिर उस हिसाब से। तो फिर धीरे धीरे करके वो कम ही कर दिया परफॉर्म करना और शोज वगैरह देना, रियलिटी शोज देना। तो ऑटोमेटिकली वो धीरे धीरे जो लाइमलाइट था वो कम होता चला गया। ओके जी। तो अभी ये है कि अभी भी लोकल में मतलब लोग जानते हैं, बट उतना रिकॉग्निशन नहीं मिलता है लाइक जो एक समय में था। राइट जी। तो कैसा लगता है, मतलब अचानक से हम कह लो कि, मतलब ये कहना आई डोंट नो कि सही होगा कि नहीं होगा, बट अर्श से फर्श पे आना, चेंज है, जो ट्रांजिशन है, वो कैसा फील होता है उस चीज में? लाइक कभी कभी तो डिस्टर्ब करता है थोड़ा सा, बट ये है कि लाइफ है और चेंज होते रहती है, हर समय एक नहीं रहता। तो इसी हिसाब से अब जैसे ये दोबारा से एक डाउनफॉल आया है, जरूर इसके बाद आगे क्या पता सक्सेस हमारा वेट कर आया अभी। जैसे अभी बहुत चीजों में है, जैसे कि ये था कि उस टाइम पे की जो पॉपुलैरिटी थी, उसमें ये था कि उस टाइम पे नॉट ओनली इन सिटी में, पूरे
स्टेट में काफी अच्छा चल रहा था, लाइक काफी लोग बुलाते थे शोज वगैरह में, और इवन एक काफी अच्छा नाम बना हुआ था कुल मिला के। बट वो अब कहीं ना कहीं थोड़ा सा छुप गया। अब यह है कि लोकल में भी जैसे कुछ कार्यक्रम होते हैं तो लोग बुलाना पसंद नहीं करते हैं, और लाइक बाहर से आर्टिस्ट को बुलाते हैं, बट वेयर एज लोकल में भी लाइक अच्छे आर्टिस्ट हैं, ठीक ठाक ही आर्टिस्ट हैं, सो उन्हें इतना मिल नहीं पाता है। उसी तुम दाल बन चुके हो काइंड ऑफ, घर की मुर्गी दाल बराबर। बिल्कुल काली वाली। नहीं, लेकिन ये ठीक है, ये थोड़े से टाइम एक फेज आता है जब ये चीजें होती है। और मैं एक चीज बताऊं कि मुझे लगता है कि जितने भी आर्टिस्ट हैं या जो भी कभी किसी एक लेवल पे पहुंचा है ना, तो उसकी लाइफ में ये डाउनफॉल आया। मैं कहता हूं कि इन सब के अलावा घर का कैसा वो सपोर्ट रहा है, घर में क्या सिचुएशंस रही हैं, स्कूल से क्या आपको और उसमें सपोर्ट मिला है? घर से तो जैसा था कि म्यूजिक के उस पर मतलब ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं थे हमारे पास, क्योंकि सभी लोग, मैंने बताया, सब म्यूजिक वाले ही थे, तो म्यूजिक के लिए हमेशा सपोर्ट ही मिला है। बट वेयर एज फैमिली कंडीशंस की बात करी जाए तो हम लोग भी मिडिल क्लास फैमिली से ही आते हैं, ऐसा नहीं है कुछ लाइक कि घर में काफी फंड्स हैं इस टाइप से हैं कि मतलब हम आगे कहीं ट्राई कर सके सीखने के लिए। तो कहीं ना कहीं एक वो भी चीज रही है कि आगे सीखने का ट्राई नहीं कर पाए, और अभी भी है, अभी है कि हम लोग तब भी थोड़ा बहुत कर रहे हैं, म्यूजिक को ही करके थोड़ा बहुत अर्न वगैरह कर रहे हैं। सो आगे के कुछ प्लान्स हैं। तो लेकिन ये था कि कहीं ना कहीं वो चीज एक खटना मतलब मेन नुस्ख बना उस चीज का। तो कभी ऐसा नहीं लगा कि ऐसी सिचुएशन देख के कई बार हो जाता है ना, कोफ्त हो जाती है कि यार बस खत्म करो, छोड़ो, हटाओ, कुछ और करते हैं, पढ़ाई में इंटरेस्ट है तो पढ़ाई कर लेते हैं, इंजीनियरिंग कर लेते हैं, कुछ और कर लेते हैं? तो ऐसा कभी कुछ दिमाग में नहीं आया, या फिर ये था कि नहीं भाई जो भी होगा इसी में करना है, ऐसा कुछ? नहीं, इस टाइप का तो कभी थॉट आता भी था तो हम निकाल देते थे पहले ही दफा हो जाओ, पहले ही निकल जाओ, क्योंकि इसी चीज को आगे लेके चले हैं तो अब इसी को अंत तक लेके जाएंगे। बहुत अब बढ़िया। म्यूजिक खाली ये नहीं था, क्योंकि बचपन में तो पापा लोगों ने डलवाया इंटरेस्ट, तो उस टाइम पे तो ये था कि एक क्रिएटिव चीज है, कर लेते हैं, बट इस टाइम पे जिंदगी है तो कहीं ना कहीं वो अब रहेगी हमेशा। ओके, तो अभी जैसे तुमने बताया कि एक दौर जो 4 साल का था, जब समझ नहीं आया कि क्या करना है, बिल्कुल ही बंद हो गया था सब कुछ, उस सिचुएशन से कैसे बाहर निकले? क्या चीज ने ऐसी हेल्प करी कि तुम उस चीज से बाहर निकले, या किसी का कुछ ऐसा सपोर्ट मिला, या कोई गुरु टीचर कुछ ऐसा मिला जिनसे तुमने सीखा समझा कि कहाँ से बदलाव आना है, क्या चीज करनी है, क्या नहीं करना है? क्योंकि देखो, अक्सर ऐसा होता है कि हम लोगों को नहीं पता होता, हम लोग यहाँ से देख के, वहां से सुन के अप्लाई करना शुरू कर देते हैं, तो वो कई बार हमारे लिए जो है गलत भी साबित हो जाता है। उस केस में क्या, किस चीज ने हेल्प करी सबसे ज्यादा? मेन चीज तो ये है, उस टाइम पे इतना भी जो डिस्ट्रक्शन हुआ ये उसी वजह से हुआ क्योंकि गाइडेंस नहीं थी। लाइक किसी से भी पूछा जाए, जैसे कुछ लोग हैं जो गुणी लोग हैं, उनसे भी पूछा तो सबका कहना यही था कि आप अभी जस्ट शांत रहें, अच्छा, इसको आवाज को करने अपने आप एक सांचे में ढलने दे। तो लेकिन वही था कि वो टाइम पीरियड इतना लंबा था कि उसमें रहा भी नहीं जाता इंसान से। सो ट्राई कर रहे थे कहीं ना कहीं, अब जैसे गला नीचे नीचे में जा रहा था, हम पहले गाते थे कहीं और अब गा रहे हैं कहीं और, तो एक कहीं ना कहीं वो चीज खटकती तो थी माइंड में कि यार गाया नहीं जा रहा है हमसे। तो लेकिन धीरे धीरे अब यही था कि थोड़ा बच्चों वाला दिमाग भी था, उस चीज को एज अ डिप्रेशन नहीं लिया, उसको एज अ एक फेज लेके उसको काट लेट दिया। गो कर दिया, बिल्कुल। तो जैसे कि पहले हम एक अलग लेवल पे गाते थे, अब एक अलग लेवल पे गाते हैं, क्या ये लेवल होता है, कैसा लेवल होता है? एक अगर 2-3 लाइनें कुछ ऐसा गा के ऑडियंस भी समझ जाएगी, हम भी थोड़ा सा एंटरटेन हो जाएंगे कि ठीक है तुम्हारी आवाज सुन लेंगे एक बार लाइव जी। तो वो जो डिफरेंस है ना, वो कुछ अगर समझा सको कि क्या होता है, क्योंकि देखो हम लोग को नहीं समझ में आता वो चीज। डिफरेंस बेसिकली ये है कि वॉइस का एक एक टोन होता है। अब जैसे ज्यादा लोग ऐसे समझ नहीं पाते हैं क्योंकि स्केल वगैरह तो अब जो लोग म्यूजिक में नहीं है वो लोग नहीं समझ पाते हैं, बिल्कुल। बट इतना डिफरेंस सब समझते हैं कि ये आवाज थोड़ी सी पतली है, ये आवाज थोड़ी सी मोटी है। तो वही सेम चीज था, वोकल चेंज होने से पहले जो वॉइस था वो बहुत शार्प था, पतला था, एकदम जैसे बच्चों की आवाज होती है, आपको पता है, एकदम नादान से एकदम बोलते हैं तो एकदम शार्पर टोन होता है। तो वेरेस अब जो उसके बाद जो चेंज आया तो वो एकदम बड़ो वाला था। मैच्योरिटी अभी भी जैसे बोलने में बेस आ रहा है हमारा।
उस टाइम पे हम बोलते थे हमारे वाइब्रेशंस तक नहीं होते थे। अभी हम बोल रहे हैं तो हमारे चेस्ट में भी फील होता है कि हम बोल रहे हैं, वाइब्रेशंस आ रहे हैं। तो वही चीज है। अब अभी उस टाइम की गायकी में इस टाइम की गायकी में ये डिफरेंस है। स्टाइल थोड़ा चेंज करा, पहले थोड़ा सूफी सिंगिंग ज्यादा थी, अब धीरे धीरे थोड़ा समझा, फिर अब सेमी क्लासिकल क्लासिकल में आए, थोड़ा सा गजल की तरफ थोड़ा सा बढ़े। तो अभी इस टाइम पे लाइक सबसे पसंदीदा चीजों में से एक है गजल है। तो गजल तुम्हारी तरफ बढ़ रही कि नहीं बढ़ रही? कहीं ना कहीं जोक्स अपार्ट, मतलब मैं ये चाहता हूँ कि दो लाइन आप एक हमारे ऑडियंस के लिए जरा गा के एक बार बताइए कि जी मैं गिटार प्रोडक्शन। ओढ़ के धानी रीत की चादर, आया तेरे शहर में राजा तेरा, दुनिया जमाना झूठा फसाना, जीने मरने का वादा साचा मेरा, वो शीश महलना मुझको सुहाए, तुझे संग सूखी रोटी भाए, मन मस्त मगन बस तेरा नाम दोहराए, मन मस्त मगन बस तेरा नाम दोहराए, ओ चाहे भी तो भूल न पाए, मन मस्त मगन बस तेरा नाम दोहराए, मन मस्त मगन तेरा नाम दोहराए। थैंक यू। तो ये सबसे पहले जब ऑडिशन किया था ये मेरा फर्स्ट ऑडिशन का सॉन्ग है। ओके जी, बहुत प्यारा था यार। तुम्हारे रूप की छाया में साजन, तुम्हारे रूप की छाया में साजन, बड़ी ठंडी जलन है और मैं हूँ सलोना सा सजन है, और मैं हूँ सलोना सा सजन है, और मैं हूँ जिया में एक अगन है, और मैं हूँ सलोना सा सजन है, और मैं हूँ। बहुत प्यारा गाना था। थैंक यू। तो यार, तो अभी दोबारा से तुमने कहीं ट्राई करने की कोशिश किया? अभी मैंने लास्ट ईयर किया था आइडल में ट्राई, उसमें मैं टॉप 80 में रहा था। ओके। एंड देन अभी ट्राई चल ही रहा है। हाँ। बिकॉज उस एज में गाने का एकदम एक्सपीरियंस है, इस एज में अभी नहीं है। हाँ। धीरे धीरे आएगा। तो अभी किस किस जगह पे, मतलब कहाँ से तुम्हें ये इन्फॉर्मेशन मिलती है कि यहाँ जाना चाहिए या वहाँ जाना चाहिए, वो सही है? ये सब के लिए मेन तो ये है कि प्रोडक्शंस कॉल करते हैं, आपको तो पता ही है। हाँ, बिल्कुल। तो प्रोडक्शंस वगैरह के डायरेक्ट कॉल आते हैं, बाकी टीवी एडवर्टाइजमेंट्स और ये सब पता लग जाता है। ओके। तो इसमें मैं जानना चाह रहा हूँ कि सबसे बड़ा चैलेंज क्या लगता है तुम्हें, कि क्या चीज ऐसी है जो बार बार रोकती है, टांग पीछे खींचती है? क्या ऐसा चीज है जिसको रोज टैकल करना पड़ता है डेली लाइफ में या वैसे भी? लाइक ऑन रियलिटी शोज और लाइक रियलिटी शोज में जाने से लेकर आपके इस चीज को परस्यू करने तक, देन इसको आगे फ्यूचर बनाना है, उस चीज में क्या चैलेंजेस देखने को? चैलेंजेस तो बहुत हैं, बिकॉज म्यूजिक इंडस्ट्री अब पहले जैसी रही नहीं, इतनी छोटा सा कुछ रहा नहीं, सब बड़ा ही बड़ा है और फैलता ही जा रहा है। तो कंपटीशन सबसे मेन चीज है। इवन उत्तराखंड से अभी तक लाइक आई थिंक सबसे पहले मैंने ही ट्राई किया था जूनियर्स में। ओके। लेकिन अब काफी लोग ट्राई करने लगे हैं, तो वो भी कहीं ना कहीं एक अच्छी बात है म्यूजिक के लिए। और मतलब नया नया टैलेंट निकल रहा है, तो कहीं ना कहीं देख के भी निकल रहा है। सो वो भी काफी अच्छा है। अभी रामनगर से भी काफी लोग म्यूजिक में निकले हैं, डांसिंग में निकले हैं। तो कहीं ना कहीं सपोर्ट भी मिल रहा है इस चीज को, ये देख कर कि मतलब दूसरे लोग भी जा रहे हैं, तो लोग खुद भी ट्राई कर रहे हैं। और वहीं रियलिटी शोज में ऐसा रहता है कि जितने भी लोग आते हैं सभी अच्छा गाते हैं।
ऐसा कोई नहीं है कि लाइक कोई बुरा गा रहा है या कोई वो जो भी बुरा गाता है वो तो खैर लाइन से ही थोड़ा सा बाहर हो जाता है। तो लेकिन जो भी मतलब अब मुंबई तक जा रहा है सो वो सभी अच्छा गाते हैं। देन उसके बाद आपकी क्रिएटिविटी और आपकी बहुत सारी चीजें देखी जाती है कि लाइक आप उस फेम के लायक है नहीं है, और कहीं ना कहीं ओवरऑल पर्सनालिटी देखी जाती है, नॉट जस्ट म्यूजिक। आपका सिर्फ गाना नहीं देखते हैं, बहुत सारी चीजें देखी जाती है, पहनावा, स्टाइल, परफॉर्मेंस कैसे कर रहा है, क्या कर रहा है ना, किस तरह से। तो रामनगर से जैसे मुंबई तक पहुंचना ये एक बहुत बड़ा सफर है, ठीक है। और जब हम ऑडिशन के लिए जाते हैं तो वहां पे हजारों की भीड़ होती है। उन हजारों की भीड़ में, क्योंकि मैं भी मतलब एक्सपीरियंस कर चुका हूँ उस भीड़ को, मैं सिंगिंग डांसिंग में नहीं गया था, बस एक बार मैंने ऐसे ही ट्राई किया था एक शो के लिए, रोडीज के लिए मैंने ट्राई किया था। तो मैं भी रात को 10 बजे जाके मैं वहां लाइन पे सड़क पे बैठा हुआ हूँ, सब लोग बैठे हुए हैं, तो सब बैठे हैं तो हम भी बैठ गए खिसकते। सुबह 2 लाइनों, जैसे 2 लाइनों की जगह होती है, इतनी सी जगह होती है जब आप एंटर करते हैं, तो वहां वो 2 जगह पे, मतलब 2 लाइन की जगह पे वहां पे कम से कम 7-8 लाइनें बन चुकी थी उतने में। और मतलब मेरे साथ तो ऐसा इंसिडेंट था कि अगर मेरे को थोड़ी देर और किसी ने दबा दिया होता तो मेरी शायद जान निकल जाती। वहां पे इतना सफोकेटिव हो गया था, दबा दिया था, बैग तो मेरा दिख ही नहीं रहा था। ये मैं बहुत बार एक्सपीरियंस कर चुका हूँ। तो मैं वही कह रहा हूँ कि उस टाइम पर मैंने सोच लिया था कि अब नहीं आऊंगा दोबारा, ऐसा तो बिल्कुल नहीं करूंगा कि ये सब। तो अपने आप को उस भीड़ में से निकाल कर स्टेज तक पहुंचाना ये बहुत बड़ी बात होती है। देखो मैं तो मतलब जीडी तक गया, जीडी से वापस भगा दिया गया, ठीक है। एंड वहां पे भी एक था कि कुछ तो मुझे पता नहीं बोलना चाहिए नहीं बोलना चाहिए, बट मुझे समाव लगा कि स्क्रिप्टेड काइंड ऑफ, क्योंकि वहां पे कुछ लोगों को वो डायरेक्ट अंदर, जीडी भी नहीं, सीधा अंदर जाओ, तो वैसा होता है। तो यहाँ पर अपने आप को वो मतलब एक विजुअलाइज कर देना कि भाई मैं वहां तक तो जाऊंगा, वो कैसे वो होता है, क्या वो एक्सपीरियंस रहता है? उस एक्सपीरियंस में ये है, फर्स्ट जैसा आपने बोला कि कुछ लोग डायरेक्ट जाते हैं, तो उसके लिए काफी लोगों के ऐसा होता है कि वो लोग फोन से ऑडिशंस देते हैं। अच्छा। लाइक फर्स्ट राउंड जो सबसे बेसिक राउंड होता है जिसमें भीड़ होती है, हाँ। तो उस राउंड को अब पहले हमें भी पता नहीं था, और पहले कई बार ऐसा होता था कि कॉल्स आती थी, हम लोग वीडियो शेयर करते थे, बट रिस्पॉन्ड नहीं मिलता था, क्योंकि हम ही नहीं हजारों लोग हैं, हजारों लोगों की वीडियोस जा रही है, कंटेंट जा रहा है, तो कहीं ना कहीं टाइम लगता है। तो वहां से सिलेक्ट होते हैं तो उन लोगों के लिए डायरेक्ट एक कॉल लेटर बनता है, वो डायरेक्ट सेकंड राउंड या थर्ड राउंड में जाते हैं। बट वहां भी वो लोग ऑडिशन देते हैं, जैसे जो लोग भी आप देख रहे होंगे आगे जा रहे हैं, वो पक्का 1 घंटे बाद उनमें से आधे लोग वापस जा रहे होंगे, तो वो भी रहता है। और बाकी जो भीड़ वाला है ये हमारे संग बहुत बार हो चुका है, क्योंकि समाओ क्योंकि उन लोगों को भी शूट करना है, उन्हें भी टेलीविजन में दिखाना है कि लाइक कितने लोग आ रहे हैं। हाँ, भेड़ बकरी की तरह खोल दिया गेट और ले भाग रहे हैं सब फ्लैग लेके शो का एडवर्टाइजमेंट में लगे हुए तगड़े तरीके से। तो वो भी था। अब हम लोग भी कई बार हमारे संग ऐसा होता था कि हम 4 बजे लाइन में लगे हैं, सुबह के 4 बजे लगे हैं, या कभी 3 बजे। हम लोग ऐसा करते थे कि रात को यहाँ से बैठते थे बस में, अर्ली मॉर्निंग जितने बजे भी पहुंचे, 12, 1, 2, हम डायरेक्ट वेन्यू पे जाते थे, ना कुछ खाया ना कुछ पिया, डायरेक्ट जाके लाइन में। और फिर जब शो खत्म हो, मतलब ऑडिशन वगैरह सब निपटते, ऑडिशन निपटने में वो हो जाता है, दिन से शाम हो जाती है, तब तक हम लोग ऐसे ही स्ट्रगल में रहते थे, धक्के खाते रहते थे। वहां 4 बजे लगे हम लोग, सडन एक शूट कॉल आया कि सबको भागते हुए आना है। जो बंदा सबसे लास्ट में आया वो सबसे भाग के पहले पहुंचा आगे। तो ये हमारे संग बहुत बार हुआ है कि हम 4 बजे आके टॉप 10 की लाइन में आगे लगे हुए हैं, और सडनली हम देखते हैं एक झोंका आगे को गया और हम 1-2 हजार लोगों के पीछे, डायरेक्ट हजारों के पीछे। तो ये बहुत बार देखा है। इवन एक ऑडिशन का मेरे को याद है, मैं नाम नहीं लूंगा, बट उस ऑडिशन में हम लोगों ने इतना ज्यादा, हम लोग मतलब फ्रस्ट्रेट हो चुके थे और सफोकेशन हो गया था, इतने लोग बिल्कुल घेर के टाइट एकदम कस दिया था मैं। तो 1 बजे तक हमने झेला, 2 बजे हम वापस आ गए थे। मतलब सुबह 8 बजे गेट ओपन हुआ, 8 से 12-1 बजे तक कंटिन्यूस शूट चल रहे थे। कभी भीड़ अंदर जा रही है, टेक अच्छा नहीं आया, बाहर आओ, फिर दोबारा सब लोग भीड़ में फुल एनर्जी के साथ अपना हल्ला मचाते हुए आगे अंदर को जा रहे हैं, और वो सब शूट हो रहा है। तो ये चीज बहुत ज्यादा मतलब अनसिस्टमेटिक थी पहले तो। मतलब लोगों को, बहुत लोग, जितने कुछ बड़े बड़े लोग आए थे या कुछ ज्यादा छोटे बच्चे थे, वो लोग तो सब एकदम साइड हो जाते थे। मैं बताऊं, जैसे ना जब हम लोग मेन गेट से जब अंदर एंटर हुए ना भागते हुए, जैसे वो गेट खुला, बाढ़ खुली कि मतलब आप भागो, तो जब हम भागे ना, तो वो जो वहां से निकल के जो सांस ली थी ना, मेरे लिए वही मतलब ये था कि भाई मैंने जीत लिया, मैं अंदर आ गया हूँ, मैंने जीत लिया, मेरे लिए इतना था। ठीक है, तो मैं उस चीज को भी समझ सकता हूँ कि जब
स्टेज पे जाकर आप परफॉर्म कर रहे हो उनके सामने, तो ये उससे मतलब कह लो कि नेक्स्ट लेवल होता है फिर। मतलब इतना चांस मिलना, ठीक है, वहां से हम लोग समहाउ किसी भी रीजन से बाहर आ गए, बट वहां तक पहुंचना भी एक होता है। दूसरी चीज क्या है ना कि अभी तुम्हारी उम्र कितनी है? अभी मेरी 18 ईयर्स। 18 ईयर्स ना, तो अभी 18 साल की उम्र में तुमने एटलीस्ट वो सब चीजें एक्सपीरियंस कर ली है ना, जो एक आदमी शायद 18 साल 20 साल तक भी नहीं एक्सपीरियंस कर पाता। उनको पता ही नहीं होता कि हमें करना क्या है। किसी किसी को बहुत लेट से ये रियलाइजेशन होता है कि उसको सिंगर बनना है। आज भी कई सारे सिंगर्स को ये पता नहीं है कि टीवी वाले ऑडिशन से पहले 4-5 राउंड होते हैं। वो अभी भी नहीं पता है नहीं लोगों पता। को। लोग कहते हैं कि डायरेक्ट कि दिल्ली ऑडिशन से है तो हम डायरेक्ट दिल्ली में जाके हाँ। सीधे टीवी वाला शो करेंगे, ऑडिशन होगा, सेलेक्ट होते तो ठीक, नहीं होते तो फिर आ जाएंगे। हाँ। बट अभी भी कई सिंगर्स को, मेरे एक जानने वाले हैं, वो पूछ रहे थे कि ऑडिशन का क्या प्रोसीजर होता है, डायरेक्ट आप तो डायरेक्ट टीवी में गए थे, कैसा हुआ? मैंने कहा डायरेक्ट नहीं गए थे। मैंने कहा एटलीस्ट हमारे 5 से 6 राउंड हुए थे, वो भी दिल्ली में नहीं। पहले हमने देहरादून दिया था, फिर हमने दिल्ली दिया था, फिर हमने मुंबई दिया था, फिर मुंबई में जाके हम जब सिलेक्ट हुए देन हम प्रोडक्शन के अंदर में फिर गए कि लाइक हाँ उन लोगों ने फिर वहां ठहराया। तो ये हर बार इतना प्रोसेस होता है? क्योंकि देखिए हम सब लोग यही जानते हैं कि आप जाते हो, ऑडिशन देते हो, वहां रिकॉर्डिंग होती है और उसके बाद आप सीधा आ जाते हो। ये इतना हर ऑडिशंस में एटलीस्ट टू लीस्ट 4 राउंड होते ही होते हैं। अच्छा, ओके। तो आयुष, मैं ये कह रहा हूँ कि अभी तुम किसी के अंडर ट्रेनिंग ले रहे हो, कोई गुरु बनाए हैं, या अभी अपना खुद का ही रियाज चल रहा है? अभी मेरा खुद का ही रियाज चल रहा है फिलहाल में। बाकी मतलब मैंने लोकल में भी काफी सारे जो मतलब गायक लोग हैं सबसे मैंने थोड़ा थोड़ा लिया, लेकिन फिर वही वाली बात होती है कि क्लासिकल मेरे को इतना अच्छा मिला नहीं लोकल के हिसाब से। रामनगर आपने देखा ही होगा, घूमे होगे आप, इतना सा शहर है। हाँ। मतलब कुछ भी नहीं, म्यूजिक के लिए तो कुछ भी नहीं था, अभी भी नहीं है म्यूजिक के लिए। इवन अभी भी जितने भी लोग कर रहे हैं वो या तो फिर गिटार कर रहे हैं और सिर्फ गिटार ही कर रहे हैं, क्लासिकल में कोई नहीं है इस टाइम पे रामनगर में। तो वैसे अगर रामनगर को देख के पूछा जाए तो रामनगर में तुम्हारा हिसाब से कौन लोकल आर्टिस्ट है जो फेवरेट है, या जिसको तुम थोड़ा सा इंस्पिरेशन लेते हो, या फिर जिसके साथ चाहते हो कि मैं कुछ सीखूं? लोकल में मैं ऐसे तो लाइक फिलहाल आई डोंट थिंक सो कोई है। मैं अपने चाचा के संग ही करता हूँ परफॉर्म, और उनके संग ही करने में मजा भी आता है। वो भी। और बॉलीवुड से कौन फेवरेट तुम्हारा सिंगर है? किसको फॉलो करते हो? बॉलीवुड से अरिजीत सिंह। अरिजीत सिंह, तो अरिजीत सिंह ये गजल और ये सब चीजों में है? हाँ, मतलब प्रॉपर एकदम, तो उन्हीं को ही फॉलो करके उन्हीं को ही लेके चल रहे हो आगे? वो प्रॉपर वर्सेटाइल है, उनसे क्लासिकल गवा लो, सूफी गवा लो, सेमी क्लासिकल गवा लो, गजल गवा लो, वेस्टर्न गवा लो, अरेबिक गवा लो, तो हर चीज में। उनका तुम्हें पता है ना, उनके साथ में भी सेम केस हुआ था वॉइस को लेकर। बिल्कुल, कि बचपन में उनकी भी जो आवाज थी वो बहुत ज्यादा किसी को पसंद नहीं थी, अलग आवाज थी। अभी भी आप अगर पुरानी वीडियो सुनोगे तो एकदम अलग वॉइस है और आपका टेक्सचर ही अलग है। वो जो चीज करने के लिए हिम्मत कह लो, करेज कह लो, क्योंकि आपका एक पैटर्न बना हुआ है, आपने उसको तोड़ा, ब्रेक करा, दोबारा आपकी वॉइस ऐसी कुछ बन के आएगी कि नहीं आएगी नहीं पता ना, वो तो किसी को नहीं पता है ना। तो वो रिस्क लेना, वो क्या उसको क्या लगता है आपको कि सही है? वो रिस्क लेना कहीं ना कहीं, वो रिस्क एक एज पे मैं भी ले रहा था, क्योंकि जिस टाइम पे वोकल चेंज होता है उस टाइम पे गले पे ज्यादा जोर नहीं डालना चाहिए। वो अपने आप ही जितना एडजस्ट होगा देन, मतलब हल्का रियाज करना चाहिए। जैसे हम लोग ज्यादा हाई स्केल पे नहीं गाते हैं, लो का रियाज करते हैं, जैसे खरच का रियाज बोलते हैं, तो उस हिसाब से। तो उस टाइम पर भी ये था कि कई लोगों ने बोला कि अब मत गाओ, अभी मत गाओ, लेकिन कुछ लोग बोल रहे थे कि गाओ, और वेरएज मेरा मन हो रहा था कि मैं चीख के गाऊं। अगर मैं उस टाइम पे चीख के गाता तो एक अलग टोन क्या पता निकलता, या क्या पता आवाज खराब हो जाती। कई लोग आपने सुना होगा कि पहले बहुत अच्छा गाते थे, अब उनका वोकल फटा फटा सा साउंड आता है। इवन इंडियन आइडल किसी एक शो पे तो कोई लड़का आया भी था जिसने बचपन में पहले उसका बहुत प्यारा गाना है, मैं हवा हूँ, लड़के का मुझे नाम याद नहीं है, बट ये गाना है मैं अजमत नाम था शायद। और वो जब बड़ा हुआ ना, वो दोबारा आया था इंडियन आइडल में, और तब उसकी आवाज ना एकदम वो हो गई। तब उनको फिर शायद वो ट्रेनिंग दिया गया था उसको कि तुमको वॉइस पहले थोड़ा सा अपना वो करो और वो सब चीजें, तो वो है। बट उसका वो
वो गाने से भी मेरे को प्यार तभी हुआ जब उसका मैंने नहीं सुना। वो इवन अब वो उस टाइम पे उतने छोटे थे तो मैं कितना छोटा होऊंगा, हाँ। तो मतलब ये था कि हमने भी उनकी गजल सुनी थी, वो उस टाइम से वाली गजल मैं भी गाता हूँ। हाँ, मैं हवा। हाँ मैं हवा हूँ, तो उस टाइम से ये आ गया था थोड़ा सा हारमोनियम पे। चलो अभी थोड़ा सा हम लोग जिस माहौल में जी। इंटरव्यू कर रहे हैं वो अब शाम ढल रही है, ठीक है, बिल्कुल। मौसम बन रहा है बेसिकली गाने का, है ना, धीरे जी धीरे जी जी। तो वो जा रहा है, भले ही हमारे इंटरव्यू के लिए थोड़ी सी लाइट कम हो रही है, बिल्कुल। बट मैं फिर भी जल्दी जल्दी कुछ चीजें ऐसी जानना चाहूंगा कि अभी इतनी कम उम्र में जैसे तुम काम कर रहे हो, अपने हम उम्र के लोगों के लिए क्या बोलना चाहते हो, कुछ उनको मैसेज देना चाहते हो कि कैसे करना चाहिए, क्या तुमने नहीं किया, क्या तुमको नहीं मिला जो उनको अभी चीजें इजीली मिल सकती हैं, वो क्या ऐसी चीजें हैं? सिंगिंग में अगर कोई आना चाह रहा है इस टाइम पे, तो उसके लिए तो मैं यही कहना चाहूंगा, पहले किसी गुरु को पकड़े, हम्म, क्योंकि जो इंडिविजुअली तुमने आप, अभी तक नहीं पकड़े हैं। जो मैंने नहीं पकड़े, हम्म, ये सबसे बड़ी एक गलती कह लीजिए, या जो भी आप हाँ, कहना चाहेंगे, बट ये है कि सबसे पहले एक एटलीस्ट एक टीचर होना चाहिए, गाइड होना चाहिए, जो आपको एटलीस्ट बताए कि क्लासिकल किसे कहते हैं, या फिर वेस्टर्न म्यूजिक किसे कहते हैं, अपना सूफी किसे कहते हैं। अब ये चीज अब एकदम नए बच्चे को पता नहीं लगेगी। अब आप अगर फिल्मी सॉन्ग ही बजाएंगे, अब जगजीत जी की कोई भी गजल आप उठा लेंगे, होश वालों को खबर क्या, वहीं कोई रफी साहब का कोई ऐसे नॉर्मल गाना बजाओगे, अब बच्चा कैसे पहचान पाएगा कि गजल कौन सा है और वो कौन सा है, नॉर्मल सॉन्ग कौन सा है। राइट, तो वही चीज है कि गाइडेंस सबसे एकदम मेन चीज है, एटलीस्ट वो तो मस्ट है। कि सबसे पहला स्टेप ये है कि आप एक गुरु चूज करिए अपने लिए, और गुरु चूज करना भी अपने ऊपर ही होता है। आपको जो आपसे ज्यादा और बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है, आप उनके पीछे पड़ जाइए। आप मतलब सीखिए, सीखने के बाद ही जो हो सकता है बिकॉज। और बाकी ये है कि क्रिएटिविटी जो है म्यूजिक में इस टाइम पे बहुत ज्यादा चल रही है, और होनी भी चाहिए। तो कहीं ना कहीं कंपोजिंग की तरफ भी थोड़ा थोड़ा बढ़े। अभी मैं भी अब धीरे धीरे कंपोजिंग की तरफ जाऊंगा, बिकॉज खाली आज के टाइम पे आप देख रहे हो कि जितने भी सिंगर्स आ रहे हैं बॉलीवुड में, ऑलमोस्ट सभी सेल्फ कंपोजर्स हैं, कंपोज करते हैं। इवन लिख भी काफी लोग खुद रहे हैं, और इंडी आर्टिस्ट भी आप देख रहे हैं बहुत सारे। तो यह है कि आप अच्छा कर सकते हैं इस एज में भी ऐसा। जैसे लिख भी खुद लेते हैं, कंपोज भी खुद कर लेते हैं, गा भी खुद लेते हैं, इंस्ट्रूमेंट भी बजा ही लेते हैं, जी। ठीक है, तो हमारे ये पास एग्जांपल भी बैठे हैं हमारे प्रोडक्शन के लोग। अभी वो प्रोडक्शन बन के बैठे हुए हैं, बट बाद जी। में उनकी भी कुर्सी यहीं हॉट सीट लगेगी। बिल्कुल तो बिल्कुल। ये चीज क्या है, मतलब अच्छी चीज है एक सिंगर के लिए, या फिर इसमें भी मतलब वो फंसने वाला चीज है कि मतलब फिर आपका माइंड डाइवर्ट हो जाएगा अलग अलग चीजों में, ऐसा कुछ है? नहीं, वो तो माइंड माइंड की बात है। अब ऐसा नहीं है कि एकदम डिफरेंट चीज है कि गाना गा रहे हो और एकदम आपसे सडन कह रहा है आपने गाने का इतने टाइम से रियाज करा, आप आके यहाँ पे कथक करो, ऐसी चीज नहीं है। कंपोजिंग भी ऐसा है, म्यूजिक से रिलेटेड चीज जो भी चीजें हैं उनमें आपका माइंड ज्यादा डाइवर्ट हो ही नहीं सकता। इवन आप अगर अभी सिंगिंग करते करते आप कंपोजिंग सीख गए, मास्टरिंग सीख गए, तो वो आपके लिए बेनिफिशियल है। आप इन फ्यूचर अपना लिख के, या आपको कहीं से लिरिक्स मिल रहे हैं, आप कुछ भी मतलब अपना म्यूजिक बना सकते हो जो आपके लाइक नॉर्मली बैठते हैं। हम कई बार ऐसे ही बैठते हैं, जैसे रात को भी, शाम का मौसम है, बढ़िया मौसम है, तो गिटार ले लिया या हारमोनियम ले लिया, तो नॉर्मली कुछ भी गाते हैं। लाइक कोई सिंपल गाना भी है, उसमें हम अपनी ही चीजें एड ऑन करते हैं। तो वही चीज है, तो वो कहीं वैसे डिस्ट्रैक्ट नहीं करती है कहीं भी, वो इवन इम्प्रोवाइज ही करेगी। साहिल पे खड़े हो तुम्हें क्या गम, चले जाना। साहिल पे खड़े हो तुम्हें क्या गम, चले जाना। मैं डूब रहा हूँ अभी, डूबा तो नहीं हूँ, फरामोश में तुझसा तो नहीं हूँ, हर जुल्म तेरा याद है, भूला तो नहीं हूँ। ये खत्म ही ना हो, गाना चलता रहे ये गाना। इस गाने को मैंने
लूप में सुना है, रिपीट रिपीट कर करके ये मेरा बहुत फेवरेट सॉन्ग है। मुझे भी, मैंने एक मतलब कहते हैं ना कि एक्सीडेंटली सुन लिया ये गाना एक दिन, और वो सुना तो मैं कम से कम 5-6 बार तो उसी टाइम मैंने सुना उसको पूरा। उसके बाद वो फिर वो जैसे जहन में रहता, आज सुबह ही सुना मैंने ये गाना आई गेस, तो वो तब से दिमाग में बजे जा रहा है। तो ये भी चलो एक अच्छी चीज़ हो गई है। मैं देखो आपकी बात तो ठीक है कि हम जो आर्टिस्ट है वो अपने लेवल पे तो अपनी प्रैक्टिस करेगा ही करेगा, बट हम प्रैक्टिस करते हैं, हम लोग अपनी मेहनत कर रहे हैं, हम लोग अपना बाकी चीज़ों को जहाँ बच्चे बाहर निकल के खेल रहे हैं, घूमने जा रहे हैं, पार्टीज कर रहे हैं, हम लोग अपने फोकस करके उस पर लगे हुए हैं। तो हम लोग सामने से भी तो चाहते हैं ना कि कोई हमें अप्रिशिएट करे, कोई वो करे, तो वो चीज़ की क्या कमी रह जाती है, ऐसा क्यों लोग नहीं कर पाते हैं? वो कहीं ना कहीं आजकल के टाइम पे हम लोग कहीं ना कहीं एक लाइमलाइट और फेम के चक्कर में भी थोड़े से पड़ गए। आर्टिस्ट को माना रिकॉग्निशन चाहिए होती है, बट स्टिल अब जैसे मैं भी हूँ, अभी मैं भी लाइक बिगनर हूँ, सोशल मीडिया अभी स्टार्ट किया है, तो ऐसा कुछ ज़्यादा हाइप नहीं है। तो मेरा भी मन होता है कि अब जैसे कोई गा रहा है, अब सोशल मीडिया पे तो आजकल कुछ भी वायरल हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं कभी सुनता हूँ कि कोई जस्ट कॉमेडी में कुछ गा रहा है एंड देन उसको व्यूज और पूरा फेम मिल रहा है और सब कुछ मिल रहा है, बट वहीं कुछ आर्टिस्ट हैं कि जो बहुत तरीके से अपने आप को आगे लेके जा रहे हैं, अपनी गायकी को आगे लेके जा रहे हैं, बट वो नहीं मिल रहे हैं। अभी भी आप अगर देख लेंगे बहुत सारे सिंगर्स हैं, उनके इवन अरिजीत सिंह से ज्यादा फॉलोअर्स हैं, बहुत सारे हैं बिल्कुल। और आप अगर कंपैरिजन में आओगे या फिर अगर रियल म्यूजिक को देखोगे तो फिर वो तो आपको लगेगा कि यार क्या चल रहा है इस दुनिया में। तो कहीं ना कहीं वो चीज डिमोटिवेट करती है आजकल आर्टिस्ट को, तो वहां नहीं होना है। अब देखिए वो लोग भी कोशिश कर रहे हैं, हम लोग भी कोशिश कर रहे हैं, सो कभी ना कभी एक क्लिक ही मिलता है लोगों को, तो क्या पता कभी आप भी एक अच्छे लेवल पे मैं तो क्या पहुंचूंगा, आप नहीं पहुंचोगे मतलब सिंगर ऑडियंस के लिए नहीं, लेकिन ऑडियंस को इतना रहना चाहिए। जैसे मुझे लगा कि भाई जैसे आपको शोज के लिए बुलाना, ये सब चीजें करना, जब एकदम कट कर देते हैं ना तो हर्ट करता है। यहाँ वो चीज तो हर्ट करती है। वो इवन ऐसा नहीं है कि मैं बहुत एकदम कामली ले गया उस चीज को, मतलब मेरे को भी कहीं ना कहीं हर्ट हुआ कि एक टाइम पे कि बिल्कुल एकदम जी हुजूरी टाइप करना एंड देन सडन मोमेंट आपका बिहेवियर चेंज होना और आप बिल्कुल ताल्लुक नहीं रखते हो जैसे दूसरों से। तो वो भी मैंने चीज देखी है, बट ये है, जिंदगी है, बहुत सारी चीजें होते रहती हैं। तो ऑडियंस को कुछ कहना चाहोगे, 1 लाइन 2 लाइन? ऑडियंस के लिए मैं इतना ही बोलना चाहूंगा कि अगर आप म्यूजिक लाइन में हैं तो हमेशा अपने आप को मोटिवेटेड रखें, और जो नहीं है म्यूजिक लाइन में वो भी अपने आप को मोटिवेटेड रखें। वो म्यूजिक वालों को मोटिवेटेड रखें, वो म्यूजिक वालों को मोटिवेटेड रखें, अच्छे म्यूजिक को सुने, सपोर्ट करें। हाँ। और ज्यादा मतलब ये है कि जितना आपके नियर बाय आर्टिस्ट हो सकते हैं, आप देखिए अब जो फेमस हैं आप उन लोगों को तो फॉलो कर ही रहे हैं, बट कहीं ना कहीं लोकल का आर्टिस्ट भी चाहता है कि उसको थोड़ा सा रिकॉग्निशन मिले और थोड़ा सा मतलब कि लोग उसका टैलेंट भी देखें। अब एक लेवल से ही शुरू होता है, लेवल से 1 2 3 4 से शुरू होती है। अभी हम रामनगर में हैं तो रामनगर पहली पायदान, दूसरा पायदान, तीसरा पायदान कह लो, तो जाना तो हमने 10वें पायदान पे है, तो वही चीज है। तो वही चीज है कि लोग लोकल के लोगों को एकदम ताकि अच्छा भी कर रहे हो, बट स्टिल बहुत ज्यादा एक उसमें लेते हैं कि नहीं ये तो लोकल का है, उतना क्या ही सुनना है। राइट। अभी मैं भी अगर नॉर्मली कहीं पे गाता हूँ, कुछ अच्छा म्यूजिक भी अगर गा रहा हूँ, तो लोगों का वही रहता है कि उन्हें डांसिंग सॉन्ग्स चाहिए, म्यूजिक चाहिए, डीजे चाहिए, बट वो रियल म्यूजिक को सब उतना सुनना पसंद नहीं करते। तो वही चीज है। तो इसी में यह है कि आप लोगों से भी, जो लोग म्यूजिक से नहीं उतना ताल्लुक करते हैं, वैसे म्यूजिक हर किसी की जिंदगी में है, वो चाहे किसी भी वे में लो, हर कोई सुख में सुनना है, कोई दुख में सुनना है, किसी का दिल टूट गया वो तब सुनना है। तो हर चीज में म्यूजिक तो है ही। तो सपोर्ट कीजिए अपने लोकल आर्टिस्ट को और अपने एरिया का जो भी रियल टैलेंट है। तो ये थे आयुष कोटवाल, और आपने इनका सुनी लिया है कि ये क्या चाहते हैं, क्या गाते हैं। और जहां तक की बात है सपोर्ट करने की, तो नॉट ओनली सिंगर्स, किसी भी आर्टिस्ट को अगर वो अपने लोकल का है तो सबसे ज्यादा सपोर्ट करना चाहिए उस टाइम पर, क्योंकि आज नहीं लेकिन कल तो उसका होना ही है। तो कल जब वो कुछ बन जाता है उसके बाद उसको सपोर्ट करने से अच्छा है कि हम उसको आज से सपोर्ट करें ताकि वो कल कुछ अच्छा बन पाए। तो हमारे शो का मकसद ही यही है, ऑलमोस्ट सक्सेसफुल जो हमारे शो का नाम है उसका मकसद ही यही है कि हम किसी भी आर्टिस्ट को, किसी भी एंटरप्रेन्योर को, किसी भी आदमी को जो कुछ लक्ष्य लेकर चल रहा है उसको उसके इस जर्नी में सपोर्ट करने का। तो एज अ ऑडियंस
आप लोग सपोर्ट कीजिए आयुष कोटवाल को, ताकि वो बहुत जल्दी एक नए रियलिटी शो में आप सबके सामने आए और रामनगर के साथ साथ पूरे उत्तराखंड का जो है वो नाम रोशन करें, अपना नाम रोशन करें, खूब नाम, पैसा, धन, शोहरत वोहरत जो है सब कमा लें, ठीक है। और इसी के साथ हम अपने शो को यहीं पर ही वाइंड अप करते हैं। अंधेरा हो गया है, हमारा जो है वो चलता रहेगा। आप सबसे नमस्कार। मेरी नजरों में है तेरे सपने, मेरे सपनों में है नाराजी। मुझे लगता है कि बातें दिल की होती लफ्जों की धोखेबाजी। तुम साथ हो या ना हो क्या फर्क है, बेदर्द सी जिंदगी बेदर्द है। अगर तुम साथ हो, अगर तुम साथ हो।